कभी कभी इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो वो खुशी से इख्तियार नहीं करता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं भी नाचने का काम करती थी और ये काम मैंने हरगिज भी अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं पैदा ही एक नाचने वाले के घर पर हुई थी और इसीलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम ही करना पड़ा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूं लिखूं और कोई इज्जतदार काम कर सकूं, लेकिन ये माशरा हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से रोजी कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया तो वहाँ हर कोई मुझे देखकर एक ही आवाज लगाता, अरे ये तो नाचने वाले की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो ना। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद भी मुझे ना बख्शते और मुझे हकारत की नजर से देखते। मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता। मैं कुछ सवाल करती तो डांट के चुप करवा दिया जाता। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो उस्ताद मेरी मदद ना करते और दूसरे बच्चे तो मेरे करीब भी ना आते, जैसे मुझे कोई मूजी बीमारी हो जो उन्हें लग जाएगी। जो कि मेरा मसाला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। अलबत्ता स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे जरूर हिस्सा दिलवाया जाता। मेरा रक्स हमेशा से ही अच्छा था। मैं तो अपनी माँ के पेट में थी जब भी मेरी माँ रक्स किया करती थी, इसीलिए ये मेरे खून में बसा हुआ काम था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब रक्स करती। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मारकर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था, यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने ये रक्स करने को कहा था। अम्मा ने मास्टर जी को बुरा भला कहा तो वो उल्टा मेरी माँ पर बरहम हो गए और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही करवाएंगे ना, और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो रक्स करेगा ना, फिर तेरी बेटी क्यों नहीं। अब इज्जतदार घराने के बच्चों को तो हम रक्स करने का नहीं कह सकते ना। ये सुनकर अम्मा का दिल बहुत दुखी हुआ और अम्मा ने मुझे स्कूल से भी उठा लिया और फिर मैं अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर रक्स करने का शौक पैदा हो गया, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम ये दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं रक्स करने वाले की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं अम्मा से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि अम्मा को अगर पता चलता तो वो मेरी हड्डियां तोड़ कर रख देती। अम्मा ना ही मुझे अपने साथ किसी महफिल में ले जाती थी और ना ही बिला जरूरत घर से बाहर निकलने देती थी। अम्मा ने मुझे साथ पर्दों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया में मुझे अम्मा के हवाले से ना पहचानने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में माहिर बनाया था और इसी काम के अंदर पर लाई थी। एक दिन अम्मा को बहुत तेज बुखार हुआ और 3 दिन के अंदर अम्मा चल बसी। पता चला कि अम्मा को डेंगू बुखार हुआ था और उसी वजह से अम्मा जान की बाजी हार गई थी। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। अम्मा की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से और मोहल्लेदारों को जमा किया था। कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सबका ये कहना था कि नाचने वाले की मैयत कौन उठाएगा, इसका जनाजा कौन पढ़ाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना डाला और हंगामा मचाया कि मेरी माँ मुसलमान थी और उसका जनाजा पढ़ाना मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, तो कुछ शरीफ लोग आगे आए और अम्मा का जनाजा पढ़ाया गया। अम्मा की तदफीन हो गई, लेकिन मैं जिंदा दरगोर हो गई। ना ही खाने के लिए पैसे बचे और ना ही घर का किराया देने के लिए। अम्मा ने सारी जिंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे रोज घर बदलते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही कहाँ देते थे। जिससे भी मेरी माँ का काम पता चलता वो पत्थर मार कर हमें मोहल्ले से निकाल देता। इसीलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब अम्मा चले गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना भी नेमत होती है। मालिक मकान आकर सर पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ वक्त की मोहलत मांगी और फिर इत्तेफाक से अगले ही रात घर का दरवाजा बजा। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी एक बड़ी बड़ी मूछें थी। वो बड़ी सारंग की गाड़ी पर आया था। मुझे देख कर मेरी माँ का पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि तारा का तो इंतकाल हो गया है। ये सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार आए और फिर वो कहने लगा, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बेटे की शादी पर रक्स करेगी। मैंने तो अपने दोस्त यारों को भी बता दिया है कि तारा आकर नाचेगी, उसका रक्स बड़ा ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब भी नहीं था। मैं दरवाजा बंद करने लगी तो उसने अचानक ही दरवाजा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है, तू भी तो तारा की जैसे ही दिखती है। अगर तू आकर नाच लगी तो मैं पैसे तुझे दे दूंगा।
उसकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हों के लिए सकते में आ गई। मैं आज तक ना ही किसी महफिल में गई थी और ना ही कभी किसी महफिल में नाच गाना किया था, लेकिन अब मुझे पैसे की जरूरत भी तो थी और मेरे सर पर मेरी माँ भी नहीं रही थी। अगर मैं मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्द ही मेरा भी नाम बन जाता और जिंदगी आसान हो जाती। यही सोच कर मैंने हामी भर ली और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी, वो कोई बड़ा जमींदार था, वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने उनके दरमियान बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन ये नाच मुझे मेरी नई जिंदगी दिलवाने वाला था। यही सोच कर मैं नाचती रही और फिर सुबह का सूरज तुलू होने के वक्त मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ दिया गया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई थी जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में मेहनत कर कर भी नहीं कमा सकता था। और इसीलिए मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैंने अहद कर लिया कि अब मैं यही काम करूंगी। बहू बहू अपने माँ की जैसी थी, इसीलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसीलिए मेरे पाँव भी उसी की तरह थे। मैं जिस महफिल में जाती हूँ उसकी जान बन जाती, लेकिन ये काम मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मर्द बहाने बहाने से मेरे करीब होते। मैं नाचने लगती तो वो मुझे छूने की कोशिश करते, अपने कैमरों में मेरा रक्स पैद करते और कभी कभी तो जबरदस्ती मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने मेरे इतना करीब आ जाते कि मेरे लिए सांस लेना भी दूभर हो जाता। लेकिन मैं इनकार ना कर पाती क्योंकि मुझे इस काम के भी पैसे मिलते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अपनी अम्मा के जैसे ही होती जा रही थी। सारा सारा दिन सोई पड़ी रहती और सारी सारी रात महफिल में खूब रौनक लगाती। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो सुकून था। मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा था। हर वक्त मेरा ज़मीर बेचैन रहता। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यह काम खुशी से नहीं करती होगी। खैर, अब इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए बड़ी मजबूरी में ही सही लेकिन मैं ये काम कर रही थी। और फिर एक दिन कमिश्नर के बेटे की शादी थी। शादी से एक रात पहले मर्दों की महफिल रखी गई थी और इस महफिल में मुझे खसूसी तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतजार कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफिल में बुलाता वो घर से लेता और फिर घर पर ही छोड़कर जाता। अपने दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से ताला लेकर निकल पड़ी। देखा तो पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नजर मुझ पर डाल दी और फिर नजर चुरा गया। शायद वो मेरी खूबसूरती से नजर चुरा रहा था या फिर मेरे पेशे की वजह से उसे मुझसे हकारत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के चल पड़ी। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वो बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफिसर था। मेरी नजर बार बार उसके वजूद पर पड़ रही थी। अगर ऐसे इज्जतदार और पुलिस वाला किसी औरत की जिंदगी में शामिल हो जाए तो वो किस कदर खुशकिस्मत होगी। यही बात मेरे दिलो दिमाग में चलने लगी थी। एक पुलिस वाले शोर के साथ तो औरत से बड़ी ही महफूज होती होगी। मैं तो बिल्कुल ही गैर महफूज थी। हर तकरीब में न जाने कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती थी। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखकर एक शोर समझ गया। हर तरफ से सीटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। खूब जोर शोर से गाने चलाए गए और फिर मेरे डक से वहां मौजूद एक एक शख्स लुत्फ अंदोज होता रहा। लेकिन अगर कोई शख्स खामोश था तो वो पुलिस ऑफिसर था जो काफी दूर खड़ा एक नजर भी मुझे देख रहा था। लेकिन ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही कोई जोश। वो बिल्कुल खामोश था और जिस तरह वो मुझे देख रहा था ऐसे लग रहा था उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। नाचते नाचते भी मैंने कई दफा उसकी तरफ देखा था और दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। वाकई वो बहुत शरीफ और नेक था। शायद वो अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ मौजूद था, क्योंकि ये कमिश्नर के बेटे की शादी थी, लेकिन वो इस सब का हिस्सा नहीं था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक लाया तो मुझे उतारते हुए कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको ये सब जेब नहीं देता। उसके बाद सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके सिवा मुझे ना ही कोई काम आता है और ना ही दुनिया कोई काम करने देती है। वह घर में दाखिल हो गई थी और वो वापस चला गया था। मेरे दिलो दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई थी। मैं सोच रही थी क्या पता नहीं मैं कभी उसे देख सकूंगी या नहीं। और फिर अगले ही शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ कीमती तोहफा था। मैं हैरान हुई कि ये किसने भेजा है और जब खोल कर देखा तो उसमें कार्ड था कि आप पर ये चीजें जेब देती हैं लेकिन महफिल में नहीं बल्कि तन्हाई में। खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इस जुमले ने मुझे बता दिया था कि ये तोहफा किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बहार आ गई।
میں نے اس قیمتی تحفے کو اٹھایا، وہ پازیب تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے پیروں میں پہن لیا۔ کاش کہ یہ شخص میری زندگی کا حصہ بن جاتا اور ہمیشہ کے لیے مجھے تحفظ فراہم کر دیتا۔ میں نے دل میں یہ دعا مانگی تھی اور شاید یہ قبولیت کا ہی کوئی لمحہ تھا۔